अच्छा जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन है बेसिकली वो हमें एवरेज जो चेंज है ऑफ परसेंटेज वो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। कि अगर हम देखना चाहें कि एवरेज कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, तो हम उसके जो एवरेज परसेंटेज चेंज जो है ये हम थ्रू ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज आप फर्म के मैनेजर हैं और आपके फर्म की हर साल जारी बात आप देखते हैं कि सेल्स के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। किसी साल जो है वो सेल्स लेट्स सपोज 5% इंक्रीज़ की, किसी साल सेल जो है वो 10% इंक्रीज़ की, किसी साल जो है वो सेल जो है वो 20% उसमें इंक्रीज़ आया। तो आप ये देखना चाहते हैं कि सेल्स के अंदर एवरेज परसेंटेज चेंज कितना आया। तो आप ये एवरेज परसेंटेज चेंज है ये ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये देखते हैं कि आपकी सैलरी जो है डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट रेट से इंक्रीज़ की। तो आप ये देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज 10 साल में सैलरी में कितना इंक्रीज़ आया। तो इस किस्म की कैलकुलेशन के लिए हम ऑन एवरेज परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फार्मूला ये दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर। और जो स्क्वायर रूट की जो जो पावर है पीछे जो दी गई है वो एन जो है बेसिकली वो बेस करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। अगर हम 10 ईयर्स की परसेंटेज चेंज की एवरेज लेना चाह रहे हैं, अगर हम 10 ईयर्स की परसेंटेज चेंज की एवरेज लेना चाह रहे हैं तो हम जो है एन रखेंगे यहाँ पे 10। तो 10 के रेशो से ही हम यहाँ से इसका जो है वो हम इसका वो स्क्वायर रूट ले सकते हैं, अंडर रूट हम ले सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अगर हम देखें फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का तो ये सामने लिखा हुआ है। इसके अंदर x1 जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, x2 सेकंड ऑब्जर्वेशन है, और जितनी ऑब्जर्वेशन होगी वो तमाम जो है xn तक हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन। लेट्स सपोज आप 10 ईयर्स की सैलरी के अंदर देखना चाह रहे हैं कि 10 ईयर्स में ऑन एवरेज सैलरी में कितना ग्रोथ आया, कितना उसमें चेंज आया, परसेंटेज चेंज आया सैलरी के अंदर। तो आप उसको जो है यहाँ पर 10 तक 10 ईयर्स की वैल्यूज पुट करके जो है आप इधर अपनी सैलरी में परसेंटेज चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का एक सिंपल फार्मूला है। तो ज्योमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कभी भी अरिथमेटिक मीन के बराबर से ज़्यादा नहीं आती उसकी वैल्यू। जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं आती, उससे बराबर आती है या उससे कम आती है। तो अब नीचे एक एग्जांपल दी गई है, हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए। कि जिसके अंदर आप देखें कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जो है सपोज किया है कि हमने एक साल में 5% सैलरी में इंक्रीज़ नोट किया, और नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी में इंक्रीज़ है वो लेट्स सपोज 15% है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कितना आया। अब बज़ाहिर अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी के को भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर हम निकालें यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आएगी। 5% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज आया, 15% सेकेंड ईयर में इंक्रीज आया। तो अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के फार्मूले के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करें कि एवरेज सैलरी में कितना चेंज आया, तो वो आएगा 5 + 15 = 20। 20 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 10। ये 10 क्या शो करता है कि सैलरी में ऑन एवरेज इंक्रीज जो है वो 10% का आया। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू जो हमने कैलकुलेट किया, यही जो परसेंटेज चेंज जब हमने ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट किया तो उसमें आंसर आया 9.886। तो चूंकि हमने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी है कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अरिथमेटिक मीन से लेस आती है या मैक्सिमम भी अगर आती है तो वो इक्वल टू आती है। तो अरिथमेटिक मीन से ज़्यादा वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की नहीं आ सकती। जो ज्योमेट्रिक मीन है बेसिकली वो हमें एवरेज परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। इसी एग्जांपल को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि हमने कहा 9.886% जो है चेंज आया, ये हमने कैसे इसको फार्मूले में पुट किया और कैसे लिखा। तो 5% जो चेंज आया इनकम के अंदर, तो उसको हमने लिखा 1.05। लेट्स सपोज टोटल इनकम थी पहले 1, तो उसमें 5% इंक्रीज आया, मींस हमने 5 को डिवाइड किया 100 से, 0.05 आया। फिर हमने कहा सैलरी जो है पहले 1 थी अब होगी 1.05।
जो कि 5% सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई थी पहले साल में। फिर सेकेंड ईयर में सैलरी में इंक्रीज आया 15% का, तो 15% को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.15 मीन्स 15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.15। तो हमने इसे लिखा 1 तो पहले वाली सैलरी थी, जब इंक्रीज होके आई तो वो क्या बन गई 1.15 उसमें इंक्रीज आया था 15% जो है। तो अब हमने इसको ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में पुट किया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की जो पावर है वो है 2, यहाँ पे n जो है वो 2 है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो उसका बज़ाहिर मकसद यही है कि उसका जो है वो डबल जो है वो रूट लिया जा रहा है। तो खैर हमने यहाँ पे n2 लिखा, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमने इसका इसलिए हम कहते हैं कि 2 वाले को हम कहते हैं कि ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर शो करता है 2 को, ये है बेसिकली इसकी पावर 1/2। तो खैर हमने इसको लिखा, इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.09886। अब हमने जैसे कि पहले 1.05 लिखा 5% के लिए, तो अब हम यहाँ पर भी क्या देख सकते हैं कि सैलरी में बज़ाहिर इंक्रीज कितना आया ऑन एवरेज 2 ईयर्स में। तो ये हम देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के थ्रू जो सैलरी में जो इंक्रीज आया वो आया जी 1 सैलरी में इंक्रीज आया 9.886। जब हमने 1 को साइड पे माइनस किया और हमने 0.09886 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9.886। सैलरी में ऑन एवरेज जो इंक्रीज आया वो है जी 9.886। अब हम ये देखते हैं कि हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, तो हमने ज्योमेट्रिक मीन का मेथड क्यों यूज़ किया? तो चूंकि हमने ये देखा है कि ज्योमेट्रिक मीन शो करता है ऑन एवरेज परसेंटेज ऑफ चेंज, कि हमने देखा कि पहले साल 5% सैलरी में इंक्रीज आया, सेकेंड ईयर 15% सैलरी में इंक्रीज आया। तो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के थ्रू ऑन एवरेज एनुअल जो सैलरी में इंक्रीज आया है वो 9.886% आया है। अगर हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू निकालें तो वो कितना इंक्रीज आया है, वो ऑन एवरेज जो है वो 10% इंक्रीज आया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ज्योमेट्रिक मीन और जो हमने एक्चुअली कहा कि 5% इंक्रीज आया और 15% इंक्रीज आया, क्या वो आपस में उनका आंसर ठीक आता है? क्या ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सही हमें परसेंटेज देती है? तो उसके लिए हमने एक ली है यहाँ पे एग्जांपल, ये बुक में सामने नजर आ रही है कि पहले साल जो सैलरी में इंक्रीज है वो 5% था। लेट्स सपोज एनुअल मंथली सैलरी थी वो $3000 थी। तो हमने पहले साल देखा कितना सैलरी में इंक्रीज आया, 3000 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो जो सैलरी इंक्रीज हुई पहला साल वो $150 इंक्रीज हुई। इसी तरीके से जो सेकेंड ईयर सैलरी में इंक्रीज आया वो 15% था, तो हमने उसी पहले साल की सैलरी जो थी 3150, चूँकि एक साल के बाद 5% इंक्रीज हो चुकी थी तो हो चुकी थी 3150, तो हमने 3150 को मल्टीप्लाई किया 0.15 से। तो दूसरे साल जो सैलरी में इंक्रीज आया वो 3150 का 15% इंक्रीज आया, तो ये बन गई जी 472.50। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया $622.50। फिर हमने देखा इसी चीज़ को कि हमने जो उसके थ्रू फार्मूला जो अप्लाई किया है ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू, उसके थ्रू कितनी हमारे पास एनुअल सैलरी में इंक्रीज आ रहा है, ऑन एवरेज जो है टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है। हमने कहा कि सैलरी जो है वो 9.886% बढ़ी है। तो हमने ये देखे जी पहले साल हमने 3000 सैलरी थी, हमने उसी ऑन एवरेज जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आई हमने उसको मल्टीप्लाई किया 0.09886 को, आंसर आया $296.58। अब ये पहले साल के सैलरी में इंक्रीज में ये ऐड हो गई, जब ऐड हुई फिर दोबारा उसको देखा तो आंसर आया उसको हमने 0.09886 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने कहा कि ये एवरेज है ऑन एवरेज सैलरी में इतना इंक्रीज आया, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 0.09886 से। तो आंसर आया जी $325.90। हमने इसका टोटल जब किया तो आंसर आया 622.48, जिसको हम कह सकते हैं 622.50। तो ये हमें शो करता है कि जो हमें आंसर मिला है रेगुलर सैलरी में इंक्रीज आने से 622.50, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। ये सिर्फ इस चीज़ की वेरिफिकेशन है कि ज्योमेट्रिक मेथड में जो हमने स्क्वायर रूट लिया और हमने कहा कि ये ऑन एवरेज चेंज को शो करता है, तो क्या ये उसको जस्टिफाई करता है जो हमने ऊपर बात की है? यस, उसको जस्टिफाई करता है। ये हमारे आंसर जो है इसे मैच का राइट मीन ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, वो सही एक्यूरेट सैलरी के अंदर परसेंटेज चेंज को ऑन एवरेज सेंस में शो कर रहा है।
तो अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करते तो हमारे पास आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट आता, उससे आंसर डिफरेंट भी होता और प्लस इससे ज़्यादा भी होता। कि लेट्स सपोज आप देखें कि अगर हम 3000 को मल्टीप्लाई करें 0.10 जो कि 10% ऊपर आया था अरिथमेटिक मीन, तो उससे ये बनता 300 हम यहाँ पे ऐड करते तो ये आंसर 622.50 ना आता, उससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाता। अगर हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू देखते हैं कि सैलरी में कितना चेंज है, तो पहले साल में 10% की रेशियो से 3000 आया, 300 आया। 300 जब हमने यहाँ ऐड किया तो 3300 हो गया। 3300 जो हमने फिर दोबारा 10% लिया तो 330 आया। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज जो है वो हमारे पास आता 300 प्लस 330, ये जी आता 630। तो हमारे पास एक्चुअल जो है चेंज वो तो है 622.50 का, जबकि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन से चेंज आ रहा है वो 630 का आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन से एक्चुअल जो इनकम इंक्रीज की है 622.50 है, ये एग्जैक्टली इक्वल है जो प्रैक्टिकली इंक्रीज हुई थी सैलरी, उसके बिल्कुल इक्वल है। तो इस एग्जांपल का हमारा डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि अरिथमेटिक मीन के थ्रू हमें निकालना बेहतर है या ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एक्यूरेट परसेंटेज चेंज जो है सैलरी में एनुअली शो करता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल जो यहाँ पे एक दी गई है, एक सॉल्व की गई है। हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अपने 4 सालों के जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से, जो रिटर्न उसने अर्न किया है उसको वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है कि लेट्स सपोज पहले साल जो है कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को 30% जो है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है, सेकेंड ईयर 20% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है, थर्ड ईयर -40% मीन लॉस हुआ है, उसको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है, फोर्थ ईयर जो है उसे 200% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है। तो वो कहता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट पे कितना उसे रिटर्न मिला। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ किया। उसने कहा जी 30%, 30% मतलब है 0.30। अब हम देख सकते हैं कि पहले साल में अगर उसका इन्वेस्टमेंट थी 1, तो इंक्रीज आने के बाद इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 1.3030। हमने इसको ऐड कर दिया क्योंकि वो रिटर्न मिला था उसको। तो हमने ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में 1.3 लिखा, फिर 20% के लिए हमने 1.2 लिखा, जो लॉस था -40% हमने 1 माइनस 0.40 कर दिया तो आया 0.6 जो कि उसका लॉस था। जो फोर्थ ईयर था उसमें उसको 200% जो है उसका रिटर्न मिला। तो हमने आंसर आया 200 को डिवाइड करें 100 से, आंसर आया 2, तो 1 + 2 = 3 हो गया। हमने यहाँ 3 लिखा, इन सबको जो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.808। इसकी पावर हमने ली 1/4, इसकी हमने पावर क्या ली 1/4। तो ये 1/4 जो है इसका आंसर क्या है 1.294। ये 1.294 जो है ये बेसिकली क्या शो करता है, ये हमने ये कह लें कि हमने पावर 1/4 ली, या इसी यहाँ पे लिखा है उसने कि हमने फोर्थ रूट लिया, हमने फोर्थ रूट लिया, ये कह लें 2.808 की हमने पावर ली 1/4। तो फिर इसका जी आंसर आया सारी कैलकुलेशन के बाद। कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से मैनुअली ये करना मुश्किल है। आंसर आया जी 1.294। तो ये बेसिकली क्या है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये आंसर क्या है 1.294, इसमें से 1 माइनस करते हैं, 1 खत्म करते हैं तो आंसर आया 0.294। तो ये 0.294 क्या शो करता है कि ऑन एवरेज जो रेट ऑफ रिटर्न है 29.40% है। 29.40% जो है ऑन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जबकि नीचे उसने इसी एग्जाम्पल को लेते हुए अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट किया है। अगर हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू देखें तो ऑन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 52.50 है। ठीक है, ये 52.50 जो है ये एक्चुअल जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको ओवरस्टेट कर रहा है। ओवरस्टेट मीन बढ़ा के बता रहा है। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को एक्यूरेट नहीं बताता, उसको ओवरस्टेट करता है, बढ़ा के बताता है। जबकि जो हमारा मेथड है ज्योमेट्रिक मीन के मेथड से हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी एक्यूरेसी को हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे जी उसने यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल दी है। अच्छा, अब ये जो नीचे फार्मूला दिया गया है हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ओवर टाइम, इस फार्मूले के अंदर हम
अगर हमें दिया जाए कि लेट्स सपोज यहाँ एग्जांपल उसने दी है कि 2000 के अंदर एक इंडिविजुअल ने या एक कंपनी ने अर्न किए 30,000 और 2010 में उस कंपनी ने अर्न किए 50,000। तो अब उसने जारी बात है कि इन 2 सालों में तो अर्न नहीं किया ना, 2000 में उसने कंपनी बनाई और उसने 2010 तक देखा कि उसने अर्न कर लिया था $50,000, जबकि 2000 में उसने अर्न किया था $30,000, 2010 तक उसने अर्न कर लिया था $50,000। अब वो ये देखना चाहता है कि एनुअल कितना परसेंटेज इंक्रीज आया था इस सारी जो उसने सेविंग की, जो उसने अमाउंट जो अर्न की, उसके अंदर एनुअल कितना इंक्रीज आया, जबकि उसके पास तो 10 साल के गैप से ये 2 वैल्यू सिर्फ अवेलेबल थी। तो इसके लिए जो फार्मूला नीचे दिया गया है उसमें एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ पीरियड को शो कर रहा है एन जो है, और इसके साथ जो है सर एन जो है नंबर ऑफ पीरियड को शो कर रहा है, और नीचे फार्मूले में देखें वैल्यू एट एंड ऑफ पीरियड, जो हमारे पास लास्ट टाइम की जो वैल्यू है 50,000 वो इधर ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर के अंदर, और वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ पीरियड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो 30,000 आ जाएगी। और हम इसको कैलकुलेट करके -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एनुअल परसेंटेज चेंज, कि कितना परसेंटेज चेंज आया ये जो उसने अर्निंग की है इस अर्निंग के अंदर मीन 30,000 से 50,000 तक पहुंचने में 10 साल में ये इंक्रीज आया। तो उसकी एनुअल परसेंटेज इंक्रीज अर्निंग में कितनी आई कि वो 30,000 से 50,000 तक 10 साल में पहुंचा। तो उसने कैलकुलेशन जब की तो आंसर आया 5.24%। ये कैलकुलेशन वैल्यूज पुट करके की गई है। तो हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जो हमें सॉल्व करके दिखाई गई है। इस एग्जांपल में उसने कहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 1990 में 2.58295 मिलियन थी, ठीक है, जबकि ये मिलियन आएगी नहीं, 0.258295 मिलियन थी 1990 में, जबकि ये पॉपुलेशन जो है 2009 के अंदर हो गई 0.607876 मिलियंस। अब वो कहता है कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आया वो 0.349581 मिलियन पीपल का था। इतनी पॉपुलेशन जो इंक्रीज करके इसको 2009 की पॉपुलेशन को माइनस किया गया 1990 की पॉपुलेशन से, तो आंसर आया 249,581 लोग जो हैं इंक्रीज करके 19 ईयर्स में, मींस 2009 से लेकर 1990 तक 19 ईयर्स बनते हैं कि 19 साल में इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आया तो हम परसेंटेज चेंज ओवर टोटल हम देख सकते हैं कि टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 19 साल में, टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 135.3%, मींस पॉपुलेशन जो है मोर देन डबल हो गई। ये कैसे निकाला गया? ये 135.3% निकाला गया 349,581 को डिवाइड किया गया 258,295 से, मल्टीप्लाई बाय 100 किया गया, तो आंसर आया 135.3%। ये उसने शो किया कि ये इतना जो है वो परसेंटेज इंक्रीज आया, ठीक है। अब हमने देखना है कि एनुअली परसेंटेज इंक्रीज कितना आया एनुअली। तो एनुअल परसेंटेज इंक्रीज देखने के लिए हमने वही जो फार्मूला ऊपर दिया गया उसमें हमने वैल्यूज पुट की। एन कितना आएगा 19, जो टाइम पीरियड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1990 से 2009 तक का है और तकरीबन ये 19 ईयर्स बनते हैं। तो हमने 19th रूट लिया, 19th रूट मीन्स हमने इसकी पावर ली 1/19, ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। वैल्यू एट एंड ऑफ पीरियड ये हमने लिखी आखिरी साल की क्या वैल्यू थी 607,876। वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ पीरियड ये कितनी थी 258,295। हमने इसको आपस में डिवाइड किया, ये हमने जी इसकी कैलकुलेट करने के बाद देखा कि इसका 19th रूट कितना आया 1.461, -1 करना था तो आंसर आया 0.0461। ये आंसर क्या शो करता है कि एनुअल परसेंटेज जो है ग्रोथ पॉपुलेशन की ये आई। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लगेगा कि एवरेज परसेंटेज चेंज जो है पॉपुलेशन में कितना आया 4.61%। तो इस तरह से हम 4.61% जो है हमने पॉपुलेशन का एनुअल जो है हमने परसेंटेज इंक्रीज देखा कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 19 ईयर्स के अंदर। आगे फिर
एक सेल्फ रिव्यू हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या शो करता है। इस सेल्फ रिव्यू में 4% इंक्रीज शो किए गए, 4 ईयर्स के परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, पहले साल सेल्स बढ़ी 4.91%, सेकेंड ईयर सेल्स बढ़ी 5.75%, थर्ड ईयर सेल्स में इंक्रीज आया 8.12% और फोर्थ ईयर सेल्स में इंक्रीज आया 21.60%। तो ये अब हमने कैलकुलेट करना है जी ज्योमेट्रिक मीन, फिर हमें कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना तो इजी है कि हम इन चारों को जमा करें और 4 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन परसेंटेज इंक्रीज। फिर हम ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं कि हम 1 प्लस इसको हम अगर 100 से डिवाइड करें 4.91 को, तो आंसर आएगा 0.0491। तो आंसर इसके अंदर हम 1 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। ज्योमेट्रिक मीन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जी, कि इस 4.91 को लिखेंगे 1.0491 ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के अंदर। 5.75 को कैसे लिखेंगे 1.0575, 8.12 कैसे लिखेंगे 1.0812, अच्छा 21.60% को कैसे लिखेंगे 1.2160। ये चारों जो हम जो है 1 पॉइंट के साथ लिख के ये हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, और ये जो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया है ये फार्मूला, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। जो n होगा हम लेंगे 4, ये कह लें कि हम फोर्थ रूट लेंगे या जो भी आंसर आएगा उसकी पावर लेंगे 1/4, कैलकुलेटर से हम ले लेंगे 1/4। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन परसेंट इंक्रीज से कितना परसेंटेज एनुअली इंक्रीज आया सेल्स के अंदर, हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कहता है जी कि अरिथमेटिक मीन इक्वल है, ग्रेटर है, ये ज्योमेट्रिक मीन से छोटा है, जो भी हम बता देंगे आंसर जो आएगा। तो सेकंड है जी सेकंड, फिर ये सेकंड एग्जांपल जो हमने डिस्कस की है इससे रेलेवेंट है कि जो प्रोडक्शन है ट्रक्स की 2000 के अंदर वो थी 23,000 यूनिट्स। 2010 में जो प्रोडक्शन थी ट्रक्स की वो 12520 यूनिट्स हो गई। अब हमें देखना है कि एनुअल परसेंटेज इंक्रीज ट्रक की प्रोडक्शन में कितना आया। तो हम एक लिखेंगे ये कितना एन कितना है यहाँ पे 10, एन है 10। वैल्यू ऑफ एंड पीरियड क्या आएगी 120520 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टार्ट पीरियड क्या आएगी 23,000 यूनिट्स -1। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज इंक्रीज आया ट्रक्स की प्रोडक्शन के अंदर। फिर ये आगे एक्सरसाइज दी गई है जी हमें कि ये उसने परसेंटेज इंक्रीज दिए गए हैं, ये 1 2 3 5 ईयर्स के हमने बताना है ज्योमेट्रिक मीन। ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा वैल्यूज दी गई हैं हमने इसका निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरीके से जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसके अंदर भी हमें ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी गई हैं, हमने इसका निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आगे फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने जो है वो दूसरा फार्मूला अप्लाई होना है कि हमें पहले साल की दे दी है इनकम और आखिरी साल की दे दी है, हमने गैप देखते हुए एन फाइंड करना है, फिर वैल्यू एट स्टार्ट पीरियड वैल्यू एट एंड पीरियड जो हमने वहाँ पे एंटर करके हमने उसको सॉल्व करना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो है इससे रेलेवेंट है, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशंस के टूल जो हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं और कहाँ कहाँ किन सिचुएशन में वो यूज़फुल हैं। जिस तरह अभी हमने डिस्कशन की कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन को अगर हम देखें कि अरिथमेटिक मीन कहाँ पे यूज़फुल है, किस सिचुएशन में हमें ये एप्लीकेबल है, तो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है हमारी अर्निंग थी 5,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर हमारी अर्निंग थी 10,000 रुपीज़, थर्ड ईयर अर्निंग थी 15,000 रुपीज़ और फोर्थ ईयर में अर्निंग थी 20,000 रुपीज़। अब ये अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैलकुलेट करें कि ऑन एवरेज अर्निंग कितनी थी, तो आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज अर्निंग जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000। तो अगर हम इन तमाम का जो है वो एवरेज निकालें तो हमारे पास एक एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। वो एवरेज की वैल्यू क्या होगी जी
वो एवरेज की वैल्यू होगी हमारे पास 5 + 10 + 15 + 20। एवरेज की वैल्यू होगी जी 12.50 मीन्स 12,500। तो हमने कहा जी ऑन एवरेज जो अर्निंग है वो 12,000 जो है वो 500 है एनुअल अर्निंग जो है। अब यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं एनुअल अर्निंग की, हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया अरिथमेटिक मीन का। अब ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने उस सिचुएशन में अप्लाई किया जब हम ग्रोथ रेट के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ऑन एवरेज एनुअल अर्निंग कितनी है। तो इस सिचुएशन में जब हमने एवरेज अर्निंग फाइंड करनी है ग्रोथ रेट से हट के, अभी हम ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं एवरेज अर्निंग की। तो एवरेज अर्निंग के केस में हमने जो है हमने कैलकुलेट किया अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई किया और हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की। तो ये हमारे पास था मेजर ऑफ लोकेशन। इसके बाद में डिस्कस किया जी वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में और अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस ये था कि लेट्स सपोज अगर सिमिलर वैल्यूज जो हैं 4 टाइम्स आ रही हैं तो बजाय सिमिलर वैल्यू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि पहले साल जो फर्स्ट डे था जॉब का, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे की सेल थी 1000, फर्स्ट डे की सेल थी 1000, सेकेंड डे की सेल भी 1000 थी, थर्ड डे की सेल भी 1000 थी, जो फोर्थ डे था उसकी सेल भी 1000 थी, और पहले 5 दिन जो थे हफ्ते के उनकी सेल थी 1000। और जो वीक के नेक्स्ट जो मंथ के नेक्स्ट 5 डेज थे उनमें सेल मिली जो है 2000 नेक्स्ट 5 डेज। तो पहले 5 दिनों को अगर हम 1000 + 1000 + 1000 करें तो हम 5 दफ़ा लिखेंगे 1000, उसके बाद हम 5 दफ़ा लिखेंगे 2000। तो हमने बेसिकली 10 दिनों की लिखी है सेल। तो ये 1000 को हमने 5 टाइम लिखा और फिर हमने नेक्स्ट जो 5 दिन की सेल थी 2000 रुपीज़ पर डे, तो हमने उसको भी 5 दफ़ा लिखा। तो इस तरह से अगर हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें फार्मूला जो है उसकी वो हमें एक ना अजीब सा फील हो कि 1000 + 1000 + 1000 आगे चल रहा है। तो अब चूंकि इसके अंदर एक ही वैल्यू 5 दफ़ा है तो हम उसका वेट निकाल लेते हैं। 1000 का वेट कितना है 5 और 2000 का वेट कितना है 5। हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया उसके वेट से मीन 5 से, और 2000 को मल्टीप्लाई किया हमने उसके वेट से मीन 5 से। तो अब हम उसको डिवाइड कर देंगे जो भी आंसर आएगा 10 से। तो इस तरह से हम ऑन एवरेज जो है वो सेल्स निकाल सकते हैं पर डे, फर्स्ट 10 डे की सेल। तो ये हमारे पास मेथड था वेटेड एवरेज का, जिसके अंदर हमने रेट्स असाइन किए और सारी चीज़ें की। ये दोबारा सेकंड सेशन की अटेंडेंस मार्क कर दें जी। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया मीडियन। ये भी हमारे पास वेटेड एवरेज भी मेजर ऑफ लोकेशन था। फिर हमने डिस्कस किया जी मीडियन। मीडियन ने शो किया मिड पॉइंट को। तो मिड पॉइंट जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मिड पॉइंट से हमें अंदाज़ा होता है कि डेटा जो है उसका मिडल पॉइंट कितना है। इस तरह हमने उसमें एग्जांपल भी डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किया मॉड। मॉड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। डेटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज कौन कौन सी है वो हमें मॉड से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया जी ये ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन है ये हमें शो करता है परसेंटेज चेंज के, एनुअल परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है उसकी एवरेज निकालने के लिए। तो हमने जब मीन का फार्मूला यूज़ किया तो हमने वहाँ पे एवरेज परसेंटेज चेंज के ऊपर मीन अप्लाई नहीं किया, हमने एनुअल अर्निंग जो थी उसके ऊपर मीन अप्लाई किया। जब हमने बात की कि फर्स्ट ईयर जो है इनकम में इतने % इंक्रीज आया, सेकंड ईयर इनकम में परसेंटेज चेंज ये आया, थर्ड ईयर इनकम में परसेंटेज चेंज ये आया, तो अब आपसे कहते हैं कि आप एवरेज परसेंटेज चेंज निकालें। तो हम इसको ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसको हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में जिसको हमने डिटेल से फर्दर हमने डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्पर्शन शो करता है डेटा के स्प्रेड को। डेटा का स्प्रेड क्या है कि डेटा का फैलाव, कि डेटा कितना फैला हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल उसने ली है बड़ी इंटरेस्टिंग कि हम जो है स्प्रेड के लिए कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि वो कहता है कि जी आपको एक दरिया है, दरिया की वो कहता है कि जी एवरेज जो है ना उसकी गहराई वो 3 फुट है। दरिया की एवरेज जो है वो गहराई है 3 फुट। और वो कहता है कि वुड यू वांट टू वेड अक्रॉस ऑन फुट विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन।
अब वो कहता है कि एवरेज जो उसकी गहराई है वो 3 फुट है, तो क्या आप अब दरिया को चल कर आगे पास करने की, बेटे ये लाइनें ना लगाएं, ये जो भी लाइनें लगा रहा है ये लाइनें ना लगाएं। अच्छा, क्या आप दरिया को अब आप पैदल जो है वो चल के जा सकते हैं? आपको अगर बता दिया कि 3 फुट आपकी उस दरिया की ऑन एवरेज जो है वो गहराई है, जबकि आपकी हाइट जो है 6 फुट है, आपको लगेगा कि भाई 6 फुट मेरा कद है, 3 फुट उसकी जो है वो गहराई है, तो आराम से आप दरिया जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पे दरिया को क्रॉस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये रिस्की है। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि इस डेप्थ के अंदर वेरिएशन कितनी है, कि लेट्स सपोज अगर इसकी हम वेरिएशन की बात करें तो इसकी जो है मैक्सिमम डेप्थ जो है वो, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दरिया की मैक्सिमम जो गहराई है वो 3.25 फुट है, और जो मिनिमम जो गहराई है वो 3.25 फुट है, मीन्स 2.75 फीट है, और मैक्सिमम जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो 3.25 फीट है। तो अब भी आपको क्लियर है कि ठीक है कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है, तो आप इजीली इसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, डिफरेंट पता लगता है कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी दरिया जो है उसकी मैक्सिमम जो गहराई है वो 5.5 फुट है, और मिनिमम जो गहराई है वो 0.50 फीट है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए भी आपको क्या लग रहा है कि आपकी हाइट है 6 फीट, अगर आप फुल डेप्थ में भी गए तो 5.5 फुट जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, और कम से कम जो है इसकी डेप्थ जो है वो 0.5 फीट है। तो ये आप इस डेप्थ को आप समझते हैं कि ये ओके है, लेकिन एवरेज तो इसकी भी 3 आएगी। तो अब बेसिकली इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें क्या चीज़ नज़र आई है? इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें नज़र आई है उसकी डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स उसका स्प्रेड। तो स्प्रेड जो है हमारे लिए इस डिसीजन लेने में सम टाइम ज़्यादा यूजफुल होता है। जो डेटा का स्प्रेड है वो डिसीजन मेकिंग में यूजफुल ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब तक हमें सिर्फ एवरेज गहराई का अंदाज़ा था, हम दरिया को क्रॉस करने के लिए एग्री थे, लेकिन जब हमें एग्जैक्ट मिनिमम और मैक्सिमम गहराई का अंदाज़ा हुआ तो अब हमने डिसीजन अपना चेंज कर लिया। तो ये बेसिकली जो डिसीजन है, जो अभी हमने एग्जांपल ली है, ये 0.5 फीट से लेकर और 5.5 फीट मिनिमम और मैक्सिमम उसकी गहराई जो है, इसे हम कहते हैं कि ये है डेटा का स्प्रेड, ये है दरिया का जो है उसकी डेप्थ है। तो इसे स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि ये शो करता है डेटा की डिस्पर्शन को या डेटा के स्प्रेड को, ये शो करता है। अब इसको हम इकोनॉमिकली हम इसको ज़रा समझते हैं कि एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट हैं, हम इसको एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे हम इसको समझ सकते हैं, बजाय हम अगले एग्जांपल डिस्कस करें। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि आप एक जी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस बिजनेस के अंदर आप देखते हैं कि एवरेज जो रिटर्न है वो है 10%। उस बिजनेस से आपको रिटर्न मिलता है ऑन एवरेज 10%। अब ये जो एवरेज 10% है, ये आपने देखा कि ये उससे मिलने वाला रिटर्न है। तो अब आपने देखा कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर इस बिजनेस से आपको जो मैक्सिमम रिटर्न मिला वो मिला ये 15%, जो मिनिमम रिटर्न मिला वो मिला आपको लेट्स सपोज 5%। ये उसका क्या है स्प्रेड, कि मैक्सिमम रिटर्न जो है उस बिजनेस का है 15% और मिनिमम रिटर्न जो है बिजनेस का है वो 5% है। दोनों की एवरेज अगर आप लें तो वो 10 आ जाती है लेट्स सपोज। तो अब एक दूसरा बिजनेस है जी, दूसरे बिजनेस के अंदर जो एवरेज रिटर्न है वो है 10%। दूसरे बिजनेस से भी एवरेज रिटर्न 10% है, लेकिन दूसरा बिजनेस है उसमें जो मैक्सिमम रिटर्न जो पास्ट में मिल सकता है, ये पास्ट में जो मिला है लोगों को, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो जो प्रीवियसली जो मैक्सिमम रिटर्न मिला वो मिला ये 30%। उस बिजनेस से मैक्सिमम रिटर्न मिला 30%, एवरेज रिटर्न है 10%, जबकि जो मिनिमम रिटर्न मिला वो मिला -10%, मीन्स 10% लॉस हुआ। अब ये दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस का जो स्प्रेड है या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो ज़्यादा हैं, और दूसरे बिजनेस का जो स्प्रेड है या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो लो हैं। लेट्स सपोज जिससे हमने कहा 15 और 5, पहले बिजनेस की एवरेज 10% है, सेकंड बिजनेस की भी हमने कहा एवरेज 10 है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम 30 और -10% जो है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हैं। मैक्सिमम 10% है, मिनिमम -10% है। तो अब दोनों बिजनेसेस का स्प्रेड, ये सिर्फ कहते हैं डिस्पर्शन।
ये हमारे सामने है, दोनों बिजनेस का स्प्रेड या डिस्पर्शन जो है वो हमारे सामने है। तो हम उसको देखते हुए जो है डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमारे लिए कौन सा बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है। जो फर्स्ट बिजनेस है उसके अंदर रिस्क कम है, उसके अंदर लॉस के चांसेस कम हैं। जो दूसरा बिजनेस है उसके अंदर लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, उसका स्प्रेड ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे डिसीजन आपके ऊपर बेस करता है कि आप रिस्क एवर्स हैं या रिस्क लेवर हैं। अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप पहला बिजनेस चूज करेंगे जिसके अंदर स्प्रेड थोड़ा है। अगर आप रिस्क लवर हैं तो आप सेकंड जो है वो बिजनेस चूज करेंगे जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो है इसे हम कहते हैं कि ये है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मीन्स हम डिस्पर्शन देखते हैं कि कितना डिस्पर्स्ड है डेटा, जो है कितना डिस्पर्स्ड है, कितनी उसके अंदर वैल्यूज हैं वो फैली हुई हैं। अगर डेटा के अंदर वैल्यू ज़्यादा फैली हुई हैं तो हम कहते हैं कि डेटा की डिस्पर्शन कम है। अगर डेटा के अंदर वैल्यूज ज़्यादा फैली हुई हैं तो हम कहते हैं डेटा का स्प्रेड ज़्यादा है और डिस्पर्शन ज़्यादा है। अगर डेटा के अंदर वैल्यूज हैं उसका फैलाव कम है, मीन्स वैल्यूज हैं वो क्लोजर हैं, तो हम कहते हैं कि डेटा का स्प्रेड जो है वो कम है और डेटा की डिस्पर्शन जो है वो भी कम है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से लेते हैं जो इधर उसने दी हुई है कि वो कहता है कि लार्ज मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट्स दैट मीन इज नॉट रिलायबल। जाहिर बात है कि अगर डिस्पर्शन ज़्यादा होगी तो हम मीन को रिलायबल कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों रिलायबल कंसीडर नहीं करेंगे? जाहिर बात है कि मीन की वैल्यू डिविएट कर सकती है। अगर स्प्रेड ज़्यादा है, डेटा के अंदर डिस्पर्शन ज़्यादा है, तो हमारे पास मीन की वैल्यू ज़रूरी तो नहीं कि एग्जैक्ट वही है जो हम पहले से अंदाज़ा लगा रहे हैं। मीन की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि इसके अंदर लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो मीन जो है इंक्रीज कर जाएगा, अगर बहुत लॉसेज हुए तो मीन जो है नेगेटिव में चला जाएगा। तो जिसका डिस्पर्शन ज़्यादा होता है तो उसके मीन को हम कहते हैं कि वो मीन की वैल्यू जो है वो रिलायबल जो है वो नहीं है। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और एग्जांपल भी दी गई है। एक चार्ट उसने नीचे शो किया है, हम उस चार्ट को देखते हैं। रेफर टू चार्ट 3-3.5। अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर जो है ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनकी मेरे ख्याल ईयर्स हैं, एज है या उसकी सर्विस है। तो ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, हाँ, कि उन्होंने कितने साल जो है काम किया है कंपनी के अंदर। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो काम किए हैं एम्प्लॉयज़ ने। तो ये हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने कितने ईयर्स उन्होंने काम किया तकरीबन। ये जो सबसे हाईएस्ट जो बार है ये शो करता है कि इतने एम्प्लॉयज़ ने, इतने 20+ एम्प्लॉयज़ ने ये 2-3 जो है जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4% इतनी आ रही है, ये काम किया है। तो ये खैर हम देख सकते हैं डेटा का स्प्रेड। अब आगे उसने कहा जी कि मीन जो है 4.9 ईयर्स है, but the spread of data is from 6 months to 16.8 years. The mean of 4.9 years is not very representative to all the employees. जाहिर बात है कि स्प्रेड ज़्यादा है तो मीन 4.9 ईयर जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकंड उसने कहा कि डिस्पर्शन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जो है ज़्यादा जो है डेटा को ज़्यादा उसमें स्प्रेड कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर। तो बहरहाल हमारे पास जो मेन जो स्प्रेड है उसको हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की ताकि हम हमारे पॉलिसी मेकिंग में स्प्रेड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल हो सके। तो हमने उसके लिए जो है स्प्रेड को यूज़ करना है। जिस तरह हमने एग्जांपल ली बिजनेस की, तो वो जो बिजनेस है जिसका स्प्रेड ज़्यादा है वो बिजनेस अनरिलायबल हो सकता है, जिस बिजनेस का स्प्रेड कम है वो बिजनेस जो है वो मोर रिलायबल हो सकता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं उसमें पहला मेथड है रेंज। ये बड़ा सिंपल मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इतनी है, लार्जेस्ट वैल्यू इतनी है, उसका डिफरेंस शो करेगा उसके डिस्पर्शन को। अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे डिस्पर्शन ज़्यादा है। अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस कम है तो हम कहेंगे डिस्पर्शन इसकी कम है। तो ये फार्मूला दिया है कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसके थ्रू हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, ये बड़ा इजी मेथड है। जैसा कि मैंने एग्जांपल ली कि एक इन्वेस्टमेंट है
उससे रिटर्न मैक्सिमम मिल रहा है 15 और मिनिमम मिल रहा है 5, तो लार्जेस्ट और मिनिमम का डिफरेंस क्या आएगा 10। दूसरा बिजनेस जो है उससे मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है 30 और मिनिमम रिटर्न मिल रहा है -10, तो इसका डिफरेंस क्या है 40 का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पहला बिजनेस है उसमें डिस्पर्शन कम है, सेकंड बिजनेस में डिस्पर्शन ज़्यादा है। जो सेकंड मेथड है डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का वो है मीन डेविएशन। हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करके डिस्पर्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रेंज है बेसिकली उसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज हमने लेनी है, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। जबकि अगर वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा स्मॉल थी, सिर्फ एक वैल्यू ही लार्जेस्ट थी, तो रेंज की वैल्यू तो बड़ी आ जाएगी। तो इस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए कि अगर मीन की वैल्यू ज़्यादा हैं स्मॉल, तो एक सिर्फ बड़ी वैल्यू थी जिसे हम कहते हैं आउटलायर, तो आउटलायर की वजह से जो है वैल्यू रेंज की बड़ी आएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो मीन डेविएशन है ये एक मेथड है। मीन डेविएशन जो है हर पॉइंट पे उसके देखता है डिफरेंस, हर वैल्यू का उसकी एवरेज वैल्यू से लेता है डिफरेंस, तो ये ज़्यादा सूटेबल है मीन डेविएशन को फाइंड करना। मीन डेविएशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू से डेविएशन उसके लेंगे। मीन हम पहले लेंगे हम डेटा का मीन, ये फार्मूला हम देख सकते हैं मीन डेविएशन का। इस मीन डेविएशन के फार्मूले में क्या है, एक्स मीन वो स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर लेट्स सपोज आपके पास 10 रिटर्न्स हैं, एक बिजनेस से आपको मिल रहे हैं 10 रिटर्न्स, उन रिटर्न्स की जो वैल्यू होगी, पहले साल का रिटर्न, सेकंड ईयर का रिटर्न, थर्ड ईयर का रिटर्न, अप टू 10th ईयर रिटर्न, 10 साल का रिटर्न आपको दिया गया है उस बिजनेस का, तो पहले साल का रिटर्न कहलाएगा x1, सेकंड ईयर का रिटर्न कहलाएगा x2। तो अब हम x1 माइनस करेंगे, 10 ईयर का एक मीन की वैल्यू आएगी, 10 ईयर की जो मीन की वैल्यू आएगी 10 ईयर्स की, वो कहलाएगी x बार। तो हर साल के रिटर्न को माइनस करेंगे मीन से, ठीक है, और तमाम 10 सालों के रिटर्न को मीन से माइनस करके उसका ले लेंगे सम। अगर वो मीन जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसकी वैल्यू जो है उसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। यहाँ पे देखें ये मॉड लगाया गया है, मॉड, ये जो टू स्ट्रेट लाइंस हैं x माइनस एक्स बार के साथ, जो टू स्ट्रेट ये लाइन शो कर रही है कि अगर ये मीन डेविएशन मीन x माइनस एक्स बार जो है अगर नेगेटिव आता है तो हम माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो हमने उसको सम ले लेना, डिवाइड बाय n करना है, तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन। इसको आगे हम देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। कि ये देखें जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा में ये जो है 20, 40, 50, 60, 80 ये डेटा है, फिर 20, 49, 50, 51, 80, इस दोनों डेटा में स्प्रेड जो है वो बराबर है, इन दोनों डेटा में स्प्रेड जो है वो बराबर है। स्प्रेड मीन्स रेंज बराबर है कि मिनिमम वैल्यू 20 है, मैक्सिमम वैल्यू 80 है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू 20 है, मैक्सिमम वैल्यू 80 है। अब आपसे कहा जाए कि ये स्प्रेड बताएं, तो दोनों का रेंज के फार्मूले के मुताबिक तो दोनों का स्प्रेड जो है वो बराबर आएगा, दोनों की डिस्पर्शन जो है वो बराबर आएगी। तो अब हम निकालते हैं इसको थ्रू अदर मेथड, मीन दूसरा मेथड जो है मीन डेविएशन से निकालते हैं। इसका मीन आया 50, दोनों का मीन आया 50, दोनों का मीडियन आया 50, दोनों की रेंज आई 60। अब हमें देखना है कि दोनों तो फिर प्रोजेक्ट जो है बराबर हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम लें, मीन भी बराबर है, दोनों का मीडियन भी बराबर है, दोनों की रेंज भी बराबर है, तो इस तरह से तो लगता है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बराबर हैं। लेकिन हम यहाँ से मीन डेविएशन प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ये देखें, पहले प्रोजेक्ट के लिए हमने 20 माइनस 50 किया, 50 मीन था, 30 आ गया, 40 माइनस 50 10 आ गया, 50 माइनस 50, तो हमने इस तरह से ये 60 माइनस 50 10 आ गया, ये 20 माइनस 50 आया -30, इसका हमें चूँकि लेनी है एब्सोलूट वैल्यू, तो हमने सिर्फ यहाँ 30 लिखा। 40 माइनस 50 आया -10, एब्सोलूट वैल्यू लेनी है तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 50 30, तो इन तमाम का सम कितना आ गया, 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 आ गया जी। हमने अब 80 का सम, ये समीशन आ गया, डिवाइड बाय 5 किया, 5 क्या है एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास मीन डेविएशन आ गई 60, ये पहले वाले प्रोजेक्ट से, तो हमने ये ऑरेंज कंट्री लिया था। सेकंड अगर हम लें
तो इसका मीन डेविएशन कितना है कैलकुलेशन के बाद 12.40। अब मीन डेविएशन पहले से कितना है 16, सेकंड से कितना आया 12.40। तो डिस्पर्शन जो है वो पहले वाले में मीन डेविएशन 16 की है, सेकंड में मीन डेविएशन 12.40 की है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्पर्शन जो है वो फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, सेकंड वाले में डिस्पर्शन जो है वो कम है। तो इस तरह से हमने डिस्पर्शन को थ्रू मीन डेविएशन जो है वो फाइंड किया है। डिस्पर्शन को हमने फाइंड किया है थ्रू मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के एडवांटेजेस क्या हैं कि जी मीन डेविएशन के एडवांटेजेस ये हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ को कंप्यूट करता है, एडवांटेज है। जबकि रेंज के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ आती हैं, दरमियान वाली वैल्यूज़ स्किप हो जाती हैं। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है मीन डेविएशन का कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है और ये डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है मीन डेविएशन, ये इसका एक ड्रॉबैक। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक सेल्फ रिव्यू दिया गया है कि हमें वेट्स दिए गए हैं कंटेनर्स के जो कि आयरलैंड शिप किए गए हैं। ये जो वेट्स हैं ये 1000 ऑफ पाउंड्स के अंदर हैं। तो ये वैल्यूज हैं ये 95, 103, 105, 110, 104, 105, 112, 90। हमने कैलकुलेट करनी है इसकी रेंज, अरिथमेटिक मीन और मीन डेविएशन। हम इसकी तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में किया। नेक्स्ट इसके नीचे दी गई है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। ये भी हमने रेंज निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज है जी इस टॉपिक के एंड पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरिएंस वाला हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे।